तो आज हमारे सामने जो सामग्री है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिक उसूलों पर है। समझिए ये एक तरह से इस विषय की पहली झलक है, जैसे किसी किताब का पहला चैप्टर। पर इसमें कुछ दिलचस्प बातें छिपी हैं। अच्छा, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ढांचा है, वो सिस्टम, जिससे कंपनियां सही ढंग से चलाई जाती हैं और उन पर मतलब नजर रखी जाती है। बिल्कुल, कंट्रोल और डायरेक्शन दोनों। हाँ, इसका मकसद साफ है, पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता और जवाबदेही, ताकि कंपनियां भरोसे के साथ काम करें, नैतिक रूप से। बिल्कुल, और ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, ये कंपनियों के काम करने के तरीके की बुनियाद है। सही। आज के माहौल में जहां इतनी तेजी से सब बदल रहा है, यही पारदर्शिता और जवाबदेही निवेशकों का भरोसा जीतने में और कंपनी की साख बनाने में सबसे अहम है। हाँ, बिल्कुल। यही से इसकी असली ताकत समझ आती है। ये सिर्फ अच्छा होना नहीं है, ये बिजनेस चलाने का एक टिकाऊ तरीका है। सही कहा। और जब हम कंपनी और कॉर्पोरेट की बात करते हैं, स्रोत में एक बारीक सा फर्क बताया गया है। अच्छा, क्या फर्क है? कंपनी तो कानून की नजर में एक इकाई है, एक लीगल एंटिटी। ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट का दायरा बड़ा है, इसमें बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो सब आ जाती हैं। हाँ, मतलब पूरा कॉर्पोरेट जगत। शायद ये फर्क इसलिए अहम है क्योंकि गवर्नेंस की जरूरत और वो जटिलता कंपनी के आकार और फैलाव के साथ बढ़ती जाती है। बिल्कुल, छोटी दुकान के नियम और एक मल्टीनेशनल के नियम अलग होंगे ना? सही पकड़ा। गवर्नेंस का ढांचा कंपनी के स्केल के हिसाब से ढलता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है। और इसी जरूरत को समझते हुए OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। हाँ, OECD प्रिंसिपल्स। हाँ, जो दुनिया भर में माने जाते हैं। ये है पारदर्शिता, मतलब सब कुछ खुला और साफ। ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, कौन किस बात के लिए जिम्मेदार है। ठीक। निष्पक्षता, फेयरनेस, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव, खासकर शेयरधारकों के साथ। ओके। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी अपने कामों का असर समझे और हाँ, कानून का पालन, रूल ऑफ लॉ। ये सिद्धांत तो बहुत जरूरी लगते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये कंपनी के DNA का हिस्सा होने चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं? मतलब जमीन पर इन्हें उतारता कौन है? प्रैक्टिस में कैसे आते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर कंपनी का पूरा ढांचा, उसका स्ट्रक्चर काम आता है। जैसे? सबसे ऊपर है निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, बोर्ड, जिनका काम है कंपनी को दिशा देना और मैनेजमेंट पर नजर रखना। ठीक है। फिर आती हैं समितियां, कमिटीज, जैसे ऑडिट समिति जो हिसाब किताब की बारीकियों और पारदर्शिता पर ध्यान देती है। अच्छा, ऑडिट कमिटी। फिर है CEO और उनकी टीम, सीनियर मैनेजमेंट, जो रोजमर्रा का काम संभालते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस। बिल्कुल। और हाँ, शेयरधारक जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनकी भी आवाज अहम है। स्टेक होल्डर्स का भी रोल होगा इसमें। शेयर होल्डर्स तो मालिक हैं, उनकी भूमिका तो है ही। स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक, जैसे कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर, समाज, उनके हितों का भी ध्यान रखना अच्छी गवर्नेंस का हिस्सा है। अच्छा, और इन सब के ऊपर कोई रेगुलेटर? हाँ, बाजार नियामक जैसे अपने यहाँ सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, वो भी नजर रखते हैं कि कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। तो मतलब ये सब मिलके एक संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। यानी ये एक मिलीजुली कोशिश है। स्रोत ये भी बताते हैं कि अच्छी गवर्नेंस के फायदे साफ दिखते हैं। हाँ, कई फायदे हैं। जैसे? निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, उससे पैसा जुटाना आसान होता है ना। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आता है तो इन्वेस्टमेंट आता है। और घोटालों और गड़बड़ियों का खतरा कम होता है। सही, मिसमैनेजमेंट से बचाव होता है। कंपनी की इज्जत, रेप्यूटेशन वो भी बढ़ती है और फैसले लेने में नैतिकता को जगह मिलती है। हाँ, एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये कंपनी को लंबे समय के लिए मजबूत बनाना है। तो अच्छी गवर्नेंस एक तरह का कवच बन जाती है, कह सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह का कवच। ये कंपनी को अंदरूनी और बाहरी झटकों से बचाती है। जब हर किसी को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी पता होती है और जब फैसले लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होती है, तो गलतियों की गुंजाइश वो कम हो जाती है। और अगर गलती हो भी जाए तो उसे सुधारने का एक तरीका, एक प्रोसेस मौजूद होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो संक्षेप में कहें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो अदृश्य धागा है जो कंपनी के सभी हिस्सों को एक साथ बुनता है। हाँ, और उसमें सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स का भला हो। बिल्कुल। हाँ,
सबसे पहली बात जो मुझे लगता है समझनी चाहिए वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट। इनमें क्या फर्क है? स्रोत कहते हैं गवर्नेंस मतलब दिशा देना, नियम बनाना। हाँ, बिल्कुल सही। गवर्नेंस का काम है, समझिए, विजन सेट करना। जैसे कप्तान होता है ना जहाज का, वो रास्ता तय करता है। अच्छा। जबकि मैनेजमेंट वो उस रास्ते पर जहाज चलाने जैसा है। रोज के काम देखना, जो नीतियां बनी हैं उन्हें लागू करना। मतलब बोर्ड ने तय किया कि कहाँ जाना है, हाँ, और मैनेजमेंट ने स्टीयरिंग व्हील संभाला। एकदम सही। ये साफ बंटवारा जरूरी है ताकि सबको अपनी भूमिका पता हो। ठीक है, तो फिर इस पूरे सिस्टम में, इस ढांचे में कौन कौन है मुख्य लोग? कौन है जो ये तय करते हैं कि कंपनी चलेगी कैसे? देखिए, इसमें कई लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो प्रोमोटर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी शुरू की। फिर सबसे अहम है निदेशक मंडल, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जी। ये बड़े रणनीतिक फैसले लेते हैं। जी। फिर शेयरधारक हैं, जो कहने को तो कंपनी के मालिक हैं। ऑडिटर्स भी हैं, जो हिसाब किताब देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं। पारदर्शिता के लिए। हाँ, पारदर्शिता। और फिर रेगुलेटर्स भी हैं, जैसे अपने यहाँ सेबी है, वो नियम कानून का पालन करवाते हैं। इन सब के बीच एक सही तालमेल, वही अच्छे गवर्नेंस की पहचान है। और यहीं पर मुझे लगता है बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इन सब के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए ये अलग अलग सिद्धांत, थ्योरीज सामने आई जो समझाने की कोशिश करती हैं कि ये सब कैसे काम करता है या ये कैसे काम करना चाहिए। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये थ्योरीज अलग अलग चश्मे से देखने जैसा है। एक जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी। हाँ, ये मानती है कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं, यानी मैनेजर्स, वो एजेंट हैं। और कंपनी के मालिक यानी शेयरधारक वो प्रिंसिपल हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि मैनेजरों के अपने हित हों जो शेयरधारकों के हितों से अलग हों। वो शायद अपना फायदा पहले देखें। यहीं पर गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है ताकि मैनेजर जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या सारे मैनेजर ऐसे ही सोचते हैं? कोई और नजरिया भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर आती है स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप। जी, ये थ्योरी मानती है कि मैनेजर स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार होते हैं। वो कंपनी को अपना समझकर एक संरक्षक या स्टीवर्ड की तरह उसकी देखभाल करते हैं। मतलब उन्हें बाहरी कंट्रोल की उतनी जरूरत नहीं। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से कम जरूरत है। फिर एक और अहम थ्योरी है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी। ये कहती है कि कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ शेयरधारकों के प्रति नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति या समूह के प्रति है जिसका कंपनी से कोई लेना देना है। कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर, समाज, सबके हितों का ध्यान रखना। बिल्कुल। और स्रोत दो और थ्योरीज का भी जिक्र करते हैं, रिसोर्स डिपेंडेंसी और सोशोलॉजिकल। हाँ, उनका क्या मतलब है संक्षेप में? रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि बोर्ड का काम सिर्फ निगरानी रखना नहीं है, वो बाहर से कंपनी के लिए जरूरी चीजें, संसाधन भी लाते हैं, जैसे कोई एक्सपर्ट सलाह, कोई जरूरी कॉन्टैक्ट या बाजार में साख। अच्छा, मतलब बोर्ड एक तरह से ब्रिज का काम करता है। हाँ, कह सकते हैं। और सोशलॉजिकल थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि कंपनी समाज का हिस्सा है। उसे समाज के नियम, कायदे, उम्मीदें उनके हिसाब से चलना होता है। लेजिटिमेसी बनाए रखना, समाज में अपनी स्वीकार्यता बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये कई सारे अलग अलग नजरिए हैं गवर्नेंस को समझने के। लेकिन क्या दुनिया भर में कंपनियां एक ही जैसा मॉडल अपनाती हैं या इसमें भी फर्क है? नहीं, इसमें काफी फर्क है। स्रोत मुख्य रूप से 3 मॉडलों की बात करते हैं। एक है एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जो अमेरिका, यूके में चलता है। जी। इसमें शेयरधारकों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है। स्टॉक मार्केट का रोल बहुत बड़ा होता है। फैसले तेजी से होते हैं, पर कभी-कभी लगता है कि ध्यान सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे पर ज्यादा है। अच्छा, और जर्मन मॉडल कैसे अलग है इससे? जर्मन मॉडल काफी अलग है। उसमें 2 टियर बोर्ड होता है। एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, जिसमें शेयरधारकों के साथ साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी होते हैं। अच्छा, कर्मचारी भी? हाँ, और दूसरा होता है मैनेजमेंट बोर्ड, जो रोज का काम देखता है। ये मॉडल स्टेक होल्डर्स, खासकर कर्मचारियों के हितों को ज्यादा तवज्जो देता है। स्थिरता पर ज्यादा जोर रहता है। दिलचस्प। और जापानी मॉडल, उसकी क्या खास बात है? जापानी मॉडल में बैंकों का और कंपनियों के बीच आपस में शेयर होल्डिंग, जिसे क्रॉस होल्डिंग कहते हैं, उसका बड़ा रोल है। मतलब एक कंपनी दूसरी में पैसा लगाती है, दूसरी पहली में? हाँ, कुछ वैसा ही। इससे कंपनियों के बीच गहरे लंबे रिश्ते बनते हैं, भारी दबाव कम रहता है। ये मॉडल स्थिरता और आपसी सहयोग पर ज्यादा चलता है। ये तीनों मॉडल दिखाते हैं कि गवर्नेंस सिर्फ किताबी नियम नहीं, बल्कि उस जगह की संस्कृति और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा होता है। सामग्री में भारतीय संदर्भ का भी जिक्र है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का।
ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज ही कैसे प्रासंगिक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसमें शासन के जो सिद्धांत हैं, उन्होंने कहा कि शासन का मुख्य लक्ष्य लोक कल्याण होना चाहिए, मतलब सबकी भलाई। लोक कल्याण। हाँ, उन्होंने नेतृत्व, जवाबदेही, पारदर्शिता, दूर की सोच, इन सब पर जोर दिया। ये बातें आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी उतनी ही सही हैं कि कंपनियों को सिर्फ मुनाफा नहीं देखना चाहिए, बल्कि समाज पर उनका क्या असर पड़ रहा है, उनकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम इन सारी बातों को, सिद्धांतों को, अलग अलग देशों के मॉडल्स को और कौटिल्य के विचारों को एक साथ रखकर देखें, तो इसका निचोड़ क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस असल में हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। संतुलन। हाँ, संतुलन। कंपनी को अच्छे से चलाने, मुनाफा कमाने और साथ ही साथ नैतिक रूप से जिम्मेदार होने के बीच ये पक्का करना कि ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, पारदर्शिता रहे और कंपनी अपने सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह हो। बिल्कुल, और यहीं से गहरा सवाल भी उठता है जिसपे शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया जो अक्सर सिर्फ मुनाफे के पीछे भागती दिखती है, उसमें कौटिल्य का ये लोक कल्याण वाला विचार ये कंपनियों को कैसे रास्ता दिखा सकता है। कैसे कंपनियां अपने फैसलों में, अपनी रणनीतियों में सिर्फ पैसों के फायदे से आगे बढ़कर सोच सकती हैं। कैसे इस हजारों साल पुरानी समझ को आज के बिजनेस में उतारा जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।